एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को मैंने पूछा था अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि आपको किसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों ने, मेजॉरिटी बच्चों ने बोला था कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करना है। तो वही आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली जो आपका कंपनी लॉ का जून 23 का पेपर था, एक तो बहुत टफ आया था, ठीक है, और मार्किंग भी उसकी स्ट्रिक्ट हुई थी। तो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे कि यार वो क्वेश्चन पेपर एक बार, क्योंकि अपने आप तो करने की हिम्मत नहीं होती, राइट। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, आपका सिलेबस पूरा ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली ये जो है, ये गाइडलाइन आंसर्स हैं, जो आपके ICSI के गाइडलाइन आंसर्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। साथ में आपको मैं ये बताऊँगी कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या सही तरीका है, मतलब बेसिकली डूज़ एंड डोंट्स ऑफ दिस, ठीक है, क्या वो कैसे अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो आज इसमें हम यही करने वाले हैं। एंड अभी तक आपका मेजॉरिटी सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो क्या है कि जैसे जैसे हम करेंगे आपको खुद भी आता चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस अगर आपके कुछ हैं तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, यहीं पे वीडियो चलते चलते, ठीक है। चलो, तो इसमें जो है सबसे पहले आपका पार्ट 1 जो 50 मार्क्स का है, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है एक्सप्लेन दी एक्सेप्शंस। देखो, सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। इसने बोला एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करो सिर्फ, तो आपको मेजॉरिटी रूल एंड फॉल्स वर्सेस हार्बॉटल केस में जो मेजॉरिटी रूल है, बेसिकली कुछ राम कहानी नहीं लिखनी, जो आपने एक्सेप्शंस पढ़े हैं वही अच्छे से, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। तो आप थोड़े से, जैसे मैंने आपको बताया अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, वीडियोस में, कि आपको कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, टू द पॉइंट, ना इधर ना उधर, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। सो इसके एक्सेप्शंस आपको लिख देने हैं। अभी हम देखेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं। इसका बी पार्ट है कॉमेंट ऑन द फॉलोइंग। ये जो बेसिकली 5 हैं ये आपको कमेंट करने हैं, और आप ये देख रहे हो ये 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का मतलब 1 मार्क ईच। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे एंड लास्ट में एक लाइन में कंक्लूजन दे दोगे, ठीक है। कमेंट करना है, 5 मार्क्स का है, सिंपल आपको 1 मार्क का लिखना है। ये गाइडलाइन आंसर्स हैं। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बहुत लंबा लंबा लिखा है, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, इंस्टीट्यूट को भी पता है इवन, कि हमें टाइम का बहुत ध्यान रखना है। थियोरी पेपर है, टाइम पे होना चाहिए। तो जो बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स से मैंने सुनी है, जो उनका फीडबैक है इस क्वेश्चन पेपर को लेकर, और बेसिकली एग्ज़ाम्स को लेकर जो बच्चे गलती करते हैं वो आप ना करो। तो बीच बीच में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताती रहूँगी, ठीक है। आंसर्स तो हम अभी देखेंगे, डोंट वरी। एक क्वेश्चन पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट वर्कर्स लिमिटेड वॉज अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं उनको हल्का सा अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपके दिमाग में रहेगी क्या इंपॉर्टेंट है। ये लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी, ऑपरेटिंग फिटनेस सेंटर ऑल ओवर इंडिया। In their meeting on 1st April 2022, the board of directors of the company approved purchase of gym equipment of rupees 75 crore from Fitness Solutions Private Limited, a company managed by Anita, उसका wife of Sunil, the CFO of Stockworkers Limited, ठीक है। The annual turnover of Stockworkers Limited for the last financial year is rupees 500 crore. द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ फिटनेस सोल्यूशंस। तो बेसिकली इसमें क्या है, एक है आपका स्टॉक वर्कर्स लिमिटेड और एक है आपका फिटनेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ दिस वाज हेल्ड बाय अनीता एंटायर, ठीक है, एंड 2 अदर डायरेक्टर्स। तो जो प्राइवेट है वो बेसिकली किससे होल्ड कर रही है, एक लिस्टेड कंपनी से, ठीक है। तो आप समझदार हो, समझने वाले कि ये क्या मानी जाएगी उसकी। इन दिस रिपोर्ट, इन हिज रिपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ स्टॉक वर्कर्स लिमिटेड, ऑडिटर ऑफ द कंपनी मेड एडवर्स रिमार्क्स ऑन ट्रांजैक्शन स्टेटिंग द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी
and special resolution were not obtained before approving the deal. The board in their report to the shareholders remarked that the purchase transaction was an arm's length price and Sunil was not a related party and approval this. तो बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, यानी आपका जो सेक्शन 188 है वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। रेफरिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट जो मैंने बोला 188, एग्जामिन द सबमिशन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। चलो अब एक लास्ट इसका ये क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर हम एक साथ मैं आपको आंसर बताऊंगी। आपके सामने क्वेश्चन पेपर अगर है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर निकाल के रखो ताकि साथ साथ आपको समझ में आ जाए कि हम किस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्वेश्चंस रीड कर चुके हैं, हम आंसर्स देखेंगे। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय लिस्टेड कंपनी, कैन अ कंपनी डिक्लेयर बोनस शेयर्स इन लिeu ऑफ डिविडेंड एंड इज बोनस शेयर सेम एज स्टॉक डिविडेंड। तो बेसिकली ये 5 मार्क्स का है, इसमें आपको क्या करना है, आपका ढाई मार्क्स का पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे एक्सेप्शंस टू द मेजॉरिटी रूल, उसमें बेसिकली आपको एक्सेप्शंस लिखने हैं, ठीक है, और कुछ राम कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ एक्सेप्शंस लिखने हैं। बस मेरा कहना ये रहेगा कि जैसे आपके 5 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो एटलीस्ट कोट 5 सेंटेंसेस, 5 स्मॉल पैरास, ताकि लगे वेटेज, ठीक है। अगर उसकी हेडिंग्स हैं और फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर रहे हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, बट हर क्वेश्चन में ऐसा हो ज़रूरी नहीं होता। तो 5 मार्क्स का है तो आप 5 तो कोट करो ही करो। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, द मेजॉरिटी रूल इन फर्स्ट वर्सेस हॉरिज़ॉन्टल स्टेट्स दैट नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय अ minority member against the directors in respect of a wrong alleged to be committed to the company. However, the rule is not absolute. ये जो रूल है ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट टू सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। जैसे कि हम बोलते हैं बेसिकली कुछ है तो कुछ की उसकी एक्सेप्शन ज़रूर होंगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ दिस कंपनीज एक्ट, द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय कॉमन लॉ दैट इज अनरिटन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो बेसिकली इसने देखो क्या करा है, यहाँ पे केस दिया है, आपको केस वेस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक्सेप्शंस कोड करने हैं। द रूल डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट्स, ठीक है, और वेयर एन एक्ट डन बाय मेजॉरिटी अमाउंट्स ऑफ फ्रॉड ऑन अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, नो एन एक्शन टू रिस्ट्रेन द कंपनी और wrongdoers can be brought by even an individual shareholder. If a wrongdoer are in control of the company, the minority shareholders can take a legal action for fraud by a majority. ठीक है। The court may entertain plea because if minority shareholders are denied the right of legal action, their grievance would never reach the court as the wrongdoers themselves being in control of the affairs of the company. They will never allow the company to sue the majority shareholders decided in the case of law. तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आंसर बी जो है उसमें बेसिकली क्या था, हमें कमेंट करना था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था कि एक बार दे लेते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके डिपॉजिटरी से रिलेटेड है। क्रेडिटिंग एट टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो क्रेडिटिंग क्या ज़रूरी होता है, नहीं ज़रूरी नहीं होता, कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आपको करना है, अदरवाइज देयर इज़ नो नेसेसिटी। तो अकॉर्डिंग टू द रूल 3 जो आपका एवरी एलिजिबल कंपनी, वही मैंने बोला हर किसी को ज़रूरी नहीं होता, जो एलिजिबल है जो उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है उसको क्रेडिट रेटिंग कराना होता है, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ प्राइवेट कंपनीज एंड अदर नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनीज विच एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्रेडिट रेटिंग बेसिकली करानी क्या होती है, जहाँ आपका बाहर का पैसा लगा हुआ है। एलिजिबल कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, ठीक है। हैविंग नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ एंड 500 करोड़ आपका टर्नओवर। यहीं से एक टिप, बहुत बच्चों को क्वेश्चंस क्या होते हैं कि मैम ये जो लिमिट्स हैं ये हमें याद नहीं होती। हमें 3 चीज़ें ये पता हैं कि हाँ नेट वर्थ हो गई, टर्नओवर हो गया एंड किसी किसी केसेस में लोन्स होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें वैसे तो याद रहती हैं, ठीक है, बट कौन सी क्या है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो एक टिप है वो ये है, तारे लैंड पर। इसमें क्या है, तारे मतलब टर्नओवर, और आप एक बार बताओ टर्नओवर मतलब तारे,
हमेशा आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। टर्नओवर सेल्स होती है हमारी, तो हमेशा ज़्यादा अमाउंट मिलेगा पेड अप शेयर से। तारे बहुत सारे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होगा वो टी होगा, टर्नओवर, देन लोन, देन पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। अब नाउ सेकंड आपका एक्सेप्ट जो डिपॉजिट करेगा, इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन जो था, डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो बेसिकली द प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस हैज़ बीन ओमिटेड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2018, तो ओमिट हो चुका है, ठीक है। और बेसिकली जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स शैल प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी एज रेफर्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट एक्सक्लूडिंग द इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। ये अच्छा, ये सॉरी तो आपका थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपका है कि विदाउट एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट आप हो सकते हो, ठीक है। इसमें आपका है सिक्योरिटी वाला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर शैल प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी रेफर टू दिस, ठीक है। फिर है आपका ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिट्स कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म विद यूनानिमस कंसेंट of all the directors present in the board of directors. In the case company is required to have independent director, at least one independent director shall be present in such meeting of the board, ठीक है। ऐसी इसका फिफ्थ पार्ट है। अब जो हम स्टॉक वर्कर्स और फिटनेस वाले की बात कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बोला था कि सेक्शन 188 जो है वो आपका अट्रैक्ट हो रहा है। तो प्रोवाइड द एक्सेप्ट with the consent of the board directors given by a resolution at the meeting of the board and subject to such conditions as prescribed rule 15 of the company, this no company shall enter into a contract and arrangement with related party in respect to, ये आपके सारे प्रोविजंस दे रखे हैं ऑलरेडी सेक्शन 188 में, वो ऐसी के ऐसी कॉपी कर दी हैं, ठीक है। However, such approval by the board director will not be required for transactions entered into ordinary course of business and on arm length। यहाँ आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो डेली कोर्स में है, ठीक है, जिनका डेली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, आर्म लेंथ पे कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल ओनली बी रिक्वायर्ड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स विद आर नीदर नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट एट आर्म लेंथ बेसिस। तो उसने ऊपर क्या मेंशन किया था कि आर्म लेंथ पे की थी, तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन बोनस वाला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 अ कंपनी कैन इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर्स इन एनी मैनर आउट ऑफ रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। However, no bonus shares can be issued by capitalizing reserves created by the revaluation of assets। तो बेसिकली जो आपका सेक्शन 63 है कंपनी लॉ का, उसमें आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ से पैसा निकल सकता है, ठीक है। आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इन तीनों में से, ठीक है। एंड अ कंपनी कैन कैपिटलाइज हिज प्रॉफिट्स बाय इशूइंग फुली पेड अप शेयर्स ओनली व्हेन इट इज़ ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो कुछ भी चीज़ होगी ना, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज़ सबसे पहले आर्टिकल्स में आपकी ऑथराइज होनी चाहिए और कोई भी काम करने से पहले आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। ये दोनों की मंत्राज हैं, ठीक है, जो आपको फॉलो करने ही होते हैं अंडर कंपनी लॉ। तो authorized by articles and the shares are fully paid up, it has been on the recommendation of the board directors authorized the general meeting of the company by special resolution। in case of listed company ordinary resolution will suffix, ठीक है। एंड उसके बाद आपका इट इज़ नॉट डिफॉल्टेड ऑन द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट। It has not defaulted on the payment of statutory dues of its employees such as contribution to provident fund, gratuity and bonus, ठीक है। तो कंपनी shall not issue bonus shares in lieu of dividend। एंड सेकंड आपका yes stock dividend is the same as issue of bonus shares। अब देखो ये 2.5 मार्क्स का था, ठीक है, बट आपको इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है या नहीं, तो बेसिकली आप इतना लिखो और इसमें 2-3 पॉइंट लिख दो और फिर इसमें एक 1 लाइन आंसर कर दो। और
मतलब पूरा ना लिखो, जैसे फुली पेड अप बोनस शेयर्स के जो इम्पोर्टेंट है ये 3 आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 मार्क्स का आपका डिपॉजिट में से आया, देन आपका 188 आ गया, ठीक है। एंड आपका फिर ये बोनस शेयर्स वाला आ गया सेक्शन 63, ठीक है, ओके। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा, एक चीज़ माइंड में रखना, कोई भी क्वेश्चन आता है कंपनी लॉ में आएगा बुक से, बस वो उस तरीके से आपके माइंड के साथ खेलने वाली बात हो जाती है कि वो इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं क्वेश्चन कि बच्चा क्या है ना घबरा जाता है एकदम से, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, अमर, आकाश एंड आशीष वर द ओनर्स ऑफ अ कॉफ़ी स्टेट इन मुन्नार. They registered a new company called this Private Limited and transferred their coffee estate to a newly formed company. They claimed exemption from paying registration charges and stamp duty on the ground that since they were the only shareholder of the company, the transaction was nothing but transfer by them from one name to themselves in another name. मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि मैं ही एक है, हम 4 शेयर होल्डर्स हैं, हमने क्या करा बस इस कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए, वरना शेयर होल्डर सेम है। तो क्या बताओ रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी आपकी वेव हो जाएगी। चलो देखते हैं। अब ऐसा सेम केस हुआ था, ठीक है। द फैक्ट्स ऑफ द केस इज सिमिलर टू द केस ये वाला। अब इस केस में आपको तो ज़रूरी नहीं है कि याद रहे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, द फैक्ट्स ऑफ द केस इज सिमिलर एज वन ऑफ द स्टेटेड केस, एज वन ऑफ द स्टेटेड केस, ठीक है, विच इज़ इवन अर्लियर देन दैट सेलिब्रेटेड केस लॉ इन सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। ये सब बकवास से लिखने की, क्योंकि इतना आना भी तो चाहिए ठीक है। फिर इसमें आपको लिखना है, हाँ, हाई कोर्ट रिजेक्टेड देयर प्ली एंड ऑब्जर्व दैट द कंपनी वाज अ सेपरेट पर्सन, अ सेपरेट बॉडी। तो यहाँ पे जो आपका सेपरेट एंटिटी वाला क्लॉज है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड द ट्रांसफर वॉज एज मच a conveyance transfer property as if the shareholder were totally different persons. So it was recognized as a principle of lifting of corporate veil. According to this principle, the company is a separate legal entity which confers its own rights and duties. Based on the well settled principle, the company is a separate, बार बार वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है, person different from it. The argument of Amar and others are not tenable, ठीक है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये एक मेरा सजेशन है कि जहाँ आपको केस याद नहीं हो रहा तो आप वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस करके लिख दो, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा वट पड़ता है। ये 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स में उतना लिखना सफिशिएंट था। सेकेंड है द बोर्ड ऑफ कस्टमर लास्ट लिमिटेड, an unlisted public company exploring ways to increase its paid up share capital from 125 crore to 150 crore. The CFO of the company suggested that instead of offering shares to all existing shareholders as a right issue, the company can issue further shares by private placement to 4 identified qualified institutional buyers and the top 50 existing shareholders by receiving cash without offering shares to other shareholders. मतलब ये तो अच्छी खासी आपकी ऐसे हो गई कि आप खुद सीएस हो और आपके सामने क्लाइंट आया है, इतनी तो टेक्निकल केस स्टडी हो गई। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी ऑब्जेक्ट्स द मैनर ऑफ रेजिंग फर्दर कैपिटल, द ऑफरिंग्स टू द सेलेक्ट शेयर होल्डर एज वेल एज रिसीविंग कैश। आपको लिखना है। तो देखते हैं किस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट ने इसके गाइडलाइन आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है, ओके। सो एज पर द एक्सप्लेनेशन 1 अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 3 जो प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट को पहले इसने क्या करा, एक्सप्लेन किया। मीन्स एनी ऑफर इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर
थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है, हम कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं अदर देन पब्लिक। ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म PS4 which satisfies the conditions specified in this section. So as per rule 14 subsection 1 of the company's allotment securities wala, a company shall not make an offer or invitation to subscribe the securities through private placement unless the proposal has been previously approved by the shareholders of the company by a special resolution for each of the offers or invitations. Hence the proposal of CFO on further raising of share capital बाय प्राइवेट प्लेसमेंट इज़ वैलिड। प्राइमा फेसी तो वैलिड है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ये इनवैलिड नहीं है, बस उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, एक ऑफ़र देना है, तो PS4 को कंप्लाई करके आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। So next question, Harsh is a promoter director of Himmat Private Limited. He borrowed some funds from his friend for a certain purpose, but the same is lying idle at present. कुछ उसके पास funds हैं but वो idle पड़े हुए हैं. Thus he plans to give loan to the company for working capital needs. Harsh has approached you, a practicing company secretary, for suggestion if there is any situation where such loan will not constitute deposit. Advise Harsh with reference to the provisions of Companies Act 2013. तो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है यहाँ पे कि आपके पास कुछ फंड्स हैं, बोरोड फंड्स हैं, तो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो देखिए आपकी QIBs होंगे, उनका क्या है, तो एज पर 14 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 का B पार्ट। An offer or invitation to subscribe securities under private placement shall not be made to persons more than 200 in aggregate in a financial year. ठीक है, provided that any offer invitation made to the qualified institutional buyers or to employees of the company under a scheme of employee stock option this and this. तो बेसिकली क्या है कि आप 200 तक लिमिट रखो, ठीक है। द प्रपोजल टू इशू ऑफर लेटर टू 4 QIBs इज वैलिड। तो जो उसने ऊपर क्वेश्चन में बोला था 4 QIBs, क्योंकि वो अंडर 200 आ रहे हैं तो आपका वैलिड है, बट द कंपनी कैन नॉट इशू सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट टू द टॉप 250 शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो लिमिट आपकी 200 की है। देन जो क्वेश्चन में उसने आगे पूछा था, एज पर सेक्शन 42 सबसेक्शन 4 ऑफ दिस एवरी आइडेंटिफाइड पर्सन willing to subscribe to the private placement shall apply to a private placement and application issued to such person along with the subscription money paid either by check or demand draft। यहाँ से जो ना ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ जाता है आपका कि किस तरीके से पेमेंट होगी, और अदर बैंकिंग चैनल एंड नॉट बाय कैश, कैश से नहीं होगी, ये ध्यान रखना। हैंड सजेशन ऑफ CFO ऑन रिसीविंग कंसिडरेशन बाय कैश पेमेंट इज नॉट वैलिड, जो ऊपर क्वेश्चन में बोल रहा था कि कैश से नहीं होगी। In the light of above provisions, the objection of CS, जो objection किया था ना CS ने raising the further this private placement is not correct. However, his objection to offer invitation to subscribe securities under private placement to 50 members receiving the same cash is correct. तो जो उसने objection raise किया था being qualified company secretary, वो उसका valid है, ठीक है। Now question number 3, मतलब 2 का C part। Harsh is a promoter director of Himmat Private Limited. He borrowed some funds from his friend for a certain purpose, but same is lying idle at present. Thus, he plans to give loan to the company for working capital needs. So basically ये क्या है, ये प्रमोटर है, इसके पास कुछ फंड है जो इसने बोरो किए थे अपने फ्रेंड से, ठीक है। So Harsh approached practicing company secretary for suggestion if there is any situation where such loan will not constitute a deposit, ठीक है। तो उसको एडवाइस करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर C। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द एक्ट, ठीक है, डिपॉजिट इंक्लूड्स रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन एनी अदर फॉर्म बट डज नॉट इंक्लूड। तो बेसिकली इसने क्या करा है, इसने डिपॉजिट की पूरी जो है डेफिनेशन दे डाली है, ठीक है। कैसे, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन हु एट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट वाज अ डायरेक्टर और कंपनी और रिलेटिव
of a private company, provide the director of the company or relative of a director of a private company, as the case may be, from whom money is received, furnishes to a company at time of giving money a declaration writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing, accepting loans, वगैरह वगैरह. So in this case, Harsh has borrowed money from his friend. If he gives the same borrowed money to the company, he cannot give declaration in writing under सब rule जो ऊपर दिया है. If he does so, he will be the violation of the act. ठीक है. So any amount brought in by the promoters of the company by way of unsecured loan in pursuance of the stipulation of any lending financial institution or bank subject to fulfillment of following conditions. The loan is brought in pursuant to stipulation imposed by lending institution for the promoters contribute such finance the loan this. तो बेसिकली क्या हुआ, जो तो लोन है जो इसने विल नॉट बी कंसिडर डिपॉजिट, द लोन सेटिस्फाई द. तो आपको एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट के हिसाब से जो है वो लोन कंसिडर नहीं किया जाएगा. अब है एज अ कंपनी एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ये वाला. Magnificent Limited has filed various e-forms in the register of companies due to various events in the company. With reference to following forms, state which forms which e-forms services e-forms process for refund of fees not applicable. इन फॉर्म्स के लिए आपका जो है रिफंड नहीं है पॉसिबल. वो है आपके ये वाले फॉर्म्स. पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर आप कराते हो तो जिसमें आपका सारी कंपनीज़ के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मतलब जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो आपको दिख जाएंगे. रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपीज़, पेमेंट फॉर ट्रांसफ़र डीड, स्टैम्प ड्यूटी फ़ी, IEPF पेमेंट, STP फॉर्म्स, DIR 3. ठीक है. और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका ये वाला है बेनिफिशियल वाला. ठीक है. तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम. Sterling Commodities give notice seeking information from Ujjwal, not a member of the company whose company has reasonable cause to believe that he has knowledge and identity of significant beneficial owner of the company. It is observed that the information given by Ujjwal is not satisfactory. You are general manager, secretary of the company. The CEO can ask you of the company ask you for further action to take the company. तो बेसिकली उसने क्या बोला, स्टर्लिंग कमोडिटीज लिमिटेड है, उसने नोटिस दिया सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम उज्ज्वल, नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी whom the company has reasonable cause to believe that to be having. बेसिकली जो हमारा बेनिफिशियल ओनर होता है वो क्या होता है कि अंदर ही अंदर आपने टेढ़े तरीके से शेयर्स ले रखे हैं और आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बताओ. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करा कंपनी ने, रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट टू हैव नॉलेज और आइडेंटिटी ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी. तो हमें इसका पूरा क्या देना है, प्रोसेस देना है, चीज़ देनी है कि कैसे हम इसको. सेक्शन 90 होता है आपका. ठीक है. कंपनी शैल गिव नोटिस इन बैन 4 टू एनी पर्सन whom the company knows that or reasonable cause to believe to having knowledge of the identity of a significant beneficial owner or another person likely to have such knowledge. ठीक है. So इसमें where the person fails to give information उस पर पेनल्टी लगेगी. ठीक है. तो बैन 4 का इसमें जो है मेन है. तो in the light of the above sterling commodities give notice seeking information from Ujjwal, not this. It is observed that the information given by Ujjwal is not satisfactory. Accordingly, the CEO has to informed that the company can apply to tribunal for order direction the shares in question. Okay, so now question number 3. You are speaker on corporate laws at seminar. One person from the audience has sought your opinion on the following matters. तो basically उसने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं. सबसे पहला कहना है insolvent be a member in the company. So इसका आंसर है yes. कहना receiver be a member in a company. Yes. सो इसका जो है इंसॉल्वेंट एज अ मेंबर. देखो बेसिकली इंसॉल्वेंट येस आपका मेंबर हो सकता है जब तक उसका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिस्टेड है. ही इज़ एंटाइटल्ड टू वोट ऑल्सो. ठीक है. बट ही लॉसेज ऑल द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स एंड द कंपनी विल पे डिविडेंड ऑन हिज शेयर्स टू द ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर. ठीक है. नाउ रिसीवर मैंने बोला हाँ, रिसीवर बेसिकली इसका जो आंसर है यस, इसका आंसर आएगा नो.
सॉरी, नो, रिसीवर क्या कौन हो गया, जो रिसीव कर रहा है, उसका जो नाम है वो रजिस्टर में मेंशन नहीं है. नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कैन नॉट एक्सरसाइज एनी ऑफ द मेंबरशिप राइट्स अटैच टू द शेयर्स unless in the preceding to which company's party and an order is made therein. Mere appointment of a receiver and inspector certain shares of the company without more rights cannot deprive the holder of the shares whose name is entered in the register of members of the company the right to vote and the meeting of the company. ठीक है, तो बेसिकली अगर वो सिर्फ रिसीविंग पर्पज से है, सिर्फ उसका वो ले रहा है बट उसका नाम एंटर्ड नहीं है, तो इन दैट केस ही कैन नॉट बी अ मेंबर, ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ मेंबर. इन केस ऑफ प्लेज का क्वेश्चन क्या था, हाउ डज एन इन्वेस्टर अवेल सर्विसेज ऑफ अ डिपॉजिटरी इन केस ऑफ प्लेज और शेयर्स. मतलब बेसिकली उसके जो शेयर्स हैं वो प्लेज्ड हैं, तो वो उसमें किस तरीके से बेनिफिट होगा उसको. सो इन केस ऑफ प्लेज, बेसिकली शेयर्स पे जब क्रिएशन नहीं हुआ प्लेज का या हाइपोथेकेशन का, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिक्योरिटी, द बेनिफिशियल ओनर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द डिपॉजिटर on a creation of pledge or hypothecation. The beneficial owner shall give intimation of such pledge, hypothecation to the depository. The depository shall make appropriate entries in its records which will be admissible as evidence. So basically क्या था, देखो ये सिर्फ कितने मार्क्स का छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, तो आपको उसके हिसाब से लिखना है. 3+2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे. ठीक है, अब इसका ये 3 मार्क्स का था आपका. अ न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी केम अक्रॉस द एविडेंस ऑफ अंडर इनवॉइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स, राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स थ्रू टैक्स हेवेंस एंड फ्रॉडलेंट साइफनिंग ऑफ फंड्स अमाउंटिंग टू $10 million. एक्सप्लेन द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन बाय द ऑडिटर, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज फ्रॉड. तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको इसमें फ्रॉड की डेफिनेशन देनी है. ठीक है, एज पर सेक्शन 447 मीनिंग ऑफ फ्रॉड. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट, फ्रॉड इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स एनी एक्ट, omission, concealment of any fact or abuse of position committed by any person with intent to deceive, to gain undue advantage from, to injure the interest of the company or stakeholders or creditors or any person, whether or not there is any wrongful gain or wrongful loss. तो बेसिकली इसमें क्या है आपका फ्रॉड की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 447. नाउ कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय ऑडिटर. ठीक है, इसमें सारी क्राइटेरिया है कि आपका अमाउंट के हिसाब से वो किसको रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट नहीं करेगा. ठीक है, और फिर द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर शेल बी इन फॉर्म 84 ऑफ द कंपनीज. ठीक है, इन द इंस्टेंट केस. अब ये जो है ये आपका कंक्लूजन है, तो आपको इस तरीके से लिखना है. ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी एंड द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज अबाउट ₹80 crore. The auditor should report the matter to the central government in time, whether or not to reply is received from the company. ठीक है, समझ आ गया. फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो भाई फ्रॉड की डेफिनेशन. ठीक है, उसके बाद आपको अपना समझ में आ जाएगा. ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज़ फ्रॉड, इसमें बेसिकली उसने बोला ही है. ठीक है, with reference to the provision of Singapore Companies Act, explain when a private company need not hold annual general meeting, what is the due date of holding annual general meeting of listed public company. देखो क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हर कोई करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये वाला चैप्टर अब कितना बच्चा करेगा, है ना, अपना ही कोर्स पढ़ ले. बट क्या है आपको ध्यान में क्या रखना है, बेसिक चीज़. उसने क्या बोला, प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टू होल्ड एनुअल मीटिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर अंडर फॉलोइंग केसेस. द प्राइवेट कंपनी इंस्पेक्टर ऑफ द ईयर फोर्थ रेजोल्यूशन पास इन अकॉर्डेंस विद दिस एंड दिस. तो ये जो है सिंगापुर वाला, देखो ना तो मैं चैप्टर कंसिडर करूँगी कि ये चैप्टर करोगे, तो इसमें तो अपनी हिसाब से लिख देना. ठीक है, अब है आपका पार्ट 2 पार्ट बी. ठीक है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. सो नाउ योर पार्ट सेकंड. अब पार्ट सेकंड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में राकेश अग्रवाल
is a non-executive, non-independent director of Happy Travels Limited, an unlisted company. उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 120 करोड़. कंपनी हैज़ अवेल्ड अ टर्म लोन 65 करोड़. ठीक है, उसकी शेयर कैपिटल एंड लोन. मैं दोबारा बता रही हूँ, हमेशा अंडरलाइन करना जो भी की वर्ड्स आपको लगते हैं क्वेश्चन में. द कंपनी हैज़ अवेल्ड अ टर्म. The board directors in their meeting passed resolution to grant a housing loan of rupees 1 crore to Rakesh for the purpose of an apartment in Navi Mumbai at concessional interest rate. The company has implemented a housing loan for its permanent employees concessional interest rates. So secretarial auditor has objected the loan granted to Rakesh in his secretarial audit report. ठीक है, आपको पूरा मैटर समझ में आ गया. अब जो सेक्रेटरियल ऑडिट हुआ उसमें उसने आपत्ति जताई कि भाई वो इस तरीके से उसको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते. इज़ द क्लेम ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर करेक्ट और नॉट? विल यू आंसर डिफर इफ़ द कंपनी इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, तो चलो देखेंगे. फिर देखो, आपका आ गया ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ 19th मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ दिस इन दिस. ये जो बेसिकली चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाती है, मतलब ड्राफ्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आ जाती है बेसिक. इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है ड्राफ्ट, मतलब उसका फॉर्मेट. ठीक है, अगर फॉर्मेट याद है तो सब कुछ ठीक है. अब इसका जो फॉर्मेट है ये मैं आपको उसका जो PDF है वो नीचे अटैच कर दूँगी. ठीक है, तो उसके रेफरेंस से आपको बस वो इन्फॉर्मेशन डाल के हो जाएगा. इन दिस बैकग्राउंड आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, लीव ऑफ एब्सेंस किसने लिए क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए आपको उस ड्राफ्ट में बस पुट करनी है. फिर आपका है बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ BBC लिमिटेड मेट थ्राइस इन अ ईयर 2021. फोर्थ बोर्ड मीटिंग थ्रू कॉल्ड आउट बट कैनॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम. बोर्ड डायरेक्टर्स में हमें कोरम चाहिए होती है और जो आपका 173 है उसमें आपकी लिखा हुआ है कि बोर्ड मीटिंग कितने बार होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर. तो वो कह रहा है कि 4th होती लेकिन वांट ऑफ कोरम की वजह से रह गई. तो देखो, सबसे पहले तो लोन टू डायरेक्टर्स वाला जो आपका सेक्शन है वो इम्प्लीमेंट होगा. सेक्शन 185, नो कंपनी शैल एडवांस एनी लोन टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और हिज रिलेटिव. सारी इन्फॉर्मेशन दे दी. अब इसका जो कंक्लूजन है वो क्या आएगा? एज राकेश नीदर द मैनेजिंग डायरेक्टर nor a whole-time director of the company, the provisions of section 185 subsection 1 and 185 subsection 2 are applicable to it. Hence, without passing a special resolution in general meeting, no loan can be given to Rakesh. If Happy Travels Limited would have been a private company, जो इसका सेकेंड क्वेश्चन था कि will your answer differ, the private company can give loan to a director as per notification this subject to the following condition. ये इसकी 3 कंडीशन है. ठीक है, no other body corporate has invested in the share capital of the private company. The borrowings from bank is less than twice the paid up capital of or rupees 50 crore whichever is lower. The private company has not defaulted on its borrowings from banks. So जो कंक्लूजन है वो क्या है आपका? एज हैप्पी ट्रैवल्स लिमिटेड हैज अवेल्ड अ लोन ऑफ 65 करोड़ फ्रॉम अ बैंक विच इज़ मोर देन सीलिंग ऑफ 50 करोड़ एज पर द नोटिफिकेशन. इट कैन नॉट ग्रांट हाउसिंग लोन टू राकेश इवन इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है, नाउ सेकेंड आपके मिनट्स का मैंने आपको बोला ड्राफ्ट दे दूंगी, उसके हिसाब से ये आंसर अटैम्प्ट कर देना. फिर 173 में जो बोर्ड मीटिंग की हमने बात करी थी, तो मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर एवरी ईयर इन सच अ मैनर दैट नॉट मोर देन 120 days शैल elapse बिटवीन 2 consecutive मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड. ठीक है, और अगर वांट ऑफ कोरम की वजह से नहीं हुई, ठीक है, तो क्या होगा? हैंस एज पर द प्रोविजंस कंपनी हैज़ वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ दिस. But if the 4th meeting was adjourned due to want of quorum and the adjourned meeting was duly held within the stipulated time, then company has not contravened the provision of this act. क्योंकि एक्ट कोरम एक्ट में क्या लिखा है? कोरम की अगर लैक ऑफ कोरम है तो आपकी मीटिंग नहीं हो सकती. तो वो भी तो इम्प्लाई कर रहे हैं ना, कंप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को. इसीलिए अगर स्टिपुलेटेड टाइम जो भी एडजर्न होने के बाद हुई है तब कर लेते हैं तो कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा. ठीक है, अब इसका जो लास्ट था क्वेश्चन वो देखते हैं.
लास्ट क्वेश्चन, द CFO ऑफ अ वेल नोन पब्लिक कंपनी, वन अमंग टॉप 20 लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, suggested to the board directors to constitute risk management committee with only the CFO and the general manager, HR and its members. The company secretary of the company, however, insisted that he should not only be included in the risk management committee but also be made the chairman of the committee as he well versed in corporate laws. ठीक है, तो definitely the provisions of Companies Act 2013 relevant this, आपको इसका आंसर देना है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो, बेसिकली इसने क्या बोला, लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के भी जो प्रोविजंस हैं वो आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे। एज पर रेगुलेशन 21 सेबी लिस्टिंग LODR रेगुलेशंस, बोर्ड द बोर्ड ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. The top 1000 listed companies shall be determined on the basis of market capitalization at the end of the immediate preceding financial year and the high value debt listed companies. The risk management committee shall have minimum 3 members with majority being members of board directors. ठीक है, so the chairman of RMC shall be a member of board directors. Senior executive may be the members of RMC. RMC shall meet twice in a year. The quorum of the meeting shall be either 2 members or 1/3 of the members, or not more than 130 days shall elapse between 2 consecutive RMC meetings. So the board shall define the role and responsibility in this. So in the instant case, the company is among the top public listed company based on market capitalization, it is required to constitute RMC with independent directors, and this so and so. The contention that he should may be made chairman is wrong. ठीक है, however the chairman of RMC has to be a director of the company, hence the company secretary may be included as a member of the chairman RMC. तो the contention of CFO to constitute RMC while senior manager is not correct. तो इसमें से एक सही है, एक गलत है आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 2 चॉइसेस हैं। ठीक है, तो हम उसमें से एक क्वेश्चन आपका लेते हैं जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5A। ठीक है, देखो, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इज अपॉइंटेड कंप्लाइंस ऑफिसर कमेंट। ठीक है, सबसे पहला। एंड सेकेंड है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैं आपके, उसमें से आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस एंड दिस, एग्रीगेट अमाउंट दिस, बोर्ड एक्टर्स, ये आपका क्वेश्चन है, ये भी पढ़ते हैं। फिर ज्योति वाला क्वेश्चन है, कितने पार्ट्स हैं इसके, इसके आपके हैं 5 पार्ट्स। ठीक है, तो 2 आपके इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू कैरी कैलकुलेटर्स प्लीज़, अपने अपने कैलकुलेटर्स ले जाना। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब हम करते हैं 5A पे जंप। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है 5A का फर्स्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट, द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शैल इंक्लूड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इंश्योर द कंपनी कंप्लाइंस। बेसिकली देखो, कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि जितनी भी लीगल कंप्लाइंसेस हैं वो उन्हें कंप्लाई करे। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको रिपोर्ट करे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको काम देते हैं वो करे। ठीक है, साथ में जो आपकी जो मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, स्टेक होल्डर्स मीटिंग, जितनी भी मीटिंग होती हैं उसको कंडक्ट कराने में हेल्प करे, कंडक्ट करे मतलब नोटिस वगैरह देना और ये सब इन्फॉर्मेशन देना, प्लस जो रेगुलेटर्स से आपको अप्रूवल्स की नीड होती है वो सारा काम करे। तो ये सारा काम किसका होता है, कंपनी सेक्रेटरी का। ऑन दी अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी, a listed company shall appoint a qualified company secretary as a compliance officer of the listed company, he shall responsible for this। तो बेसिकली जैसे तो बेसिक जो आपका काम है वो कंपनी सेक्रेटरी संभालता है, बट यहाँ पर क्या है कि जो सेबी है उसकी जो गाइडलाइंस हैं वो अलग है, रेगुलेशंस अलग हैं। तो जो भी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम होगा वो आपका कंप्लाइंस ऑफिसर करेगा, मतलब कंप्लाइंस ऑफिस कंपनी सेक्रेटरी जो है वही एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर डिफाइंड है। ठीक है, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो एंड सो। दस द कंप्लाइंस ऑफिसर शुड बी ड्यूली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनी। सो द अकॉर्डिंग टू रूल 8 ऑफ कंपनीज, a company with paid up capital of 10 crores or more is required to appoint a company secretary।
ठीक है। फिर on the other hand, only a listed company is mandated to appoint a qualified company secretary in its employment as a compliance officer. हमें ध्यान रखना सेबी की बात हो रही है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी की. Hence, unless a CFO is also a qualified company secretary, cannot be appointed as a compliance officer of the listed company. चाहे CFO क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी क्यों ना हो, बट दोनों जो पोजीशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी, इसलिए मैंडेटरी वही है. नाउ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट हमें निकालना था एज पर सेक्शन 198 रीड विद शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट, रीड विद दिस. सो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है. इसमें से होगा क्या, आइटम एड आइटम्स नॉट डिडक्टेबल, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन टू MD टू होल टाइम डायरेक्टर, प्रोविजन फॉर बोनस टू डायरेक्टर्स, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी टू डायरेक्टर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. ये सारी चीज़ें लेस करोगे इसमें से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिटेड शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, दिस सब टोटल आया आपका इतना. देयरफॉर द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज दिस. ठीक है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है. प्लस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रफ वर्क. रफ वर्क करना मत भूलना. रफ वर्क जो आपके नोट्स होते हैं, यहाँ के जो वर्किंग होती है, उसी के बेसिस पर मार्क्स मिलते हैं, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो. ठीक है, एजम्पशंस लिखनी है नहीं लिखनी है, लिखोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम. नाउ एज पर सेक्शन 155 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नो इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ डिन अंडर सेक्शन 154 शैल अप्लाई और डिन. ठीक है, तो इसमें ये वाली बात हो रही है, डिन की है. डिन तो बहुत आपका सिंपल है. देन इसके 4, 5 भी ऐसे ही कर लेना. ठीक है, ये आपका 5th करवा देते हो. 5th जो है वो आपका सेबी का है, तो वो थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं. फिफ्थ जो है आपका फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है. स्काई लिमिटेड, अर्थ लिमिटेड, वाटर प्राइवेट लिमिटेड. स्टेटस है उनका ये, पेड अप शेयर कैपिटल इतनी, एनुअल टर्नओवर इतना है, इतना है. आपको क्या करना है, विच कंपनी से रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी. ठीक है, NRC. तो NRC पे ये क्वेश्चन है, NRC का क्वेश्चन है. ठीक है, और मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए, ये सारी बातें हो रही है. तो देखो, एज पर रेगुलेशन 19 ऑफ सेबी. ठीक है, a listed company shall constitute NRC with at least 3 डायरेक्टर्स. ठीक है, whom नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपके कितने होने चाहिए, विद एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो ये सबका क्राइटेरिया है 10, 100 इसका. ठीक है, ये नाउ योर पार्ट 3 दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका 10 मार्क्स का है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो आया था वो आया था, राइट अ नोट ऑन UDIN एंड ECSIN, हाईलाइट द रिस्क इन्वॉल्व द फंक्शनिंग ऑफ मेगा प्रोफेशनल फर्म. ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन था आपका कि आप कंपनी सेक्रेटरी हो, मतलब CS मनीष जो है वो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, इज़ एन एक्सपर्ट इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और मीनवाइल उसको साथ साथ में क्या मिला, उसको पढ़ाने का मौका मिला. तो क्या वो एक साथ टीचिंग के साथ प्रैक्टिस एक साथ दोनों चीज़ें जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं. तो हमारा जो एक्ट है 1980, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, वो क्या कहता है. ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम क्वेश्चन 6A की बात करें तो शॉर्ट नोट लिखना है, 5 मार्क्स का है. ठीक है, ये दोनों. तो देखो UDIN क्या होता है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एज गवर्न बाय UDIN गाइडलाइन शैल वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी of various documents signed or certified by company secretaries in practice as per the UDIN guidelines. The unique number for the identification of documents attested by company secretaries in practice shall be generated at the time of signing the certificate report, which shall mandatorily in the mentioned in this along with the COP number. तो बेसिकली जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, जो प्रैक्टिस में होते हैं, तो उनका एक UDIN नंबर भी होता है. ठीक है, तो अगर आप स्पेसिफाई कुछ फॉर्म्स हैं, जब बीइंग PCS आप उन फॉर्म्स को अपलोड करते हो, अपने सिग्नेचर लगाते हो, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें भी फाइल करनी होती है. ठीक है, टू कीप अ रिकॉर्ड कि जो मेन आपके जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वो, जैसे कि आपके एनुअल
रिटर्न्स का हो गया, AOC 4 हो गया, वो वाले। अब सेकंड ECSIN क्या होता है, एम्प्लॉय कंपनी सेक्रेटरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पे PCS वालों के लिए था, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का है, ठीक है। एज गवर्न बाय दिस गाइडलाइंस शैल एनेबल द इंस्टीट्यूट टू आइडेंटिफाई द अपॉइंटमेंट्स एंड एसोसिएशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। तो मतलब टाइप से रिकॉर्ड रहे। अभी तक क्या था कि कुछ हमारे प्रैक्टिस में थे, कुछ एम्प्लॉयमेंट में जो नंबर, मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन अपॉइंट हुआ है, कौन किसने अपनी जो वो है वो एक्सपायर हुई है। तो इस system generated unique number for identification of company secretaries employed in a particular company, which shall be generated by a company secretary at time of employment as a company secretary, KMP or otherwise, as well as time of demitting officer in any manner. तो both the guidelines have been made mandatory. ये आपकी अभी बनी है 2019 में, ठीक है। And now risk involved in functioning in mega professional firm. The lack of understanding and multiplicity of directions to the staff could be disastrous. More cost and infrastructure and technology. Dominance of senior partners over the younger partners. Defining exit route is difficult क्योंकि बहुत बड़ा होता है. Lack of transparency may lead to disputes. If crack develops in mutual faith and trust, difficult to cure, and communication gap. ठीक है, अब जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 6B लास्ट आपका, वो क्या है देखो। क्लॉज 10 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज 1980 कहता है, स्टिपुलेट्स दैट अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एंगेज इन एनी बिजनेस ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। मतलब साथ में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप कुछ करते हो तो आप गिल्टी पाए जाओगे एज पर योर अंडर एक्ट। बट अगर आप किसी में पढ़ा रहे हो किसी के साथ, इसने यहाँ पे सारी चीज़ लिखी है कि आप ये नहीं कर सकते हो, बट एट लास्ट अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको कुछ लिमिटेड आर्ट्स जो हैं वो आप पढ़ा सकते हो, अदरवाइज नहीं पढ़ा सकते। तो हेयर CS मनीष, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड एक्सपर्ट इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन बीइंग अप्रोच्ड एंड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी एट मुंबई। तो टीचिंग असाइनमेंट जो थे इंडायरेक्ट टैक्स लॉज के, वो थे 11 AM to 3 PM ऑन एवरी ट्यूजडे, 2 PM to 5 PM on every Friday, which comes to 7 hours 2 days. The average hours per exceed 3 hours. The fact that remuneration was contracted to fixed in the assignment and the university were recognized by the Council of ICSI imparting teaching will not help CS Manish. In view of the above, Manish has committed professional misconduct in terms of this, क्योंकि उसने अपने आर्ट्स एक्सीड कर दिए, ठीक है। अगर नहीं होते तो उन्हीं आर्ट्स में वो पढ़ा सकता था, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन थी, रिवीजन था आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको जो मैंने तरीके बताए उनको प्लीज़ कल अपने पेपर में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। साथ ही में रात को 10 बजे अनअकैडमी पे मेरी जो है अमेंडमेंट्स की क्लास है, कंपनी लॉ की अमेंडमेंट्स की क्लास। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, पहले भी मैंने ली थी बट वो कंप्लीट नहीं हुई थी, आज मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। तो 10 बजे देख लेना। उसका जो लिंक है वो भी मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लिंक। वैसे मैंने कल वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम, गुड लक।